नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम आलमी कप फुटबॉल 2014 स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। ब्राजील का मैदान पाकिस्तान की फुटबॉल और इस फुटबॉल के लिए दुनिया की 32 टीमों के दरमियान मुकाबला, और ये मुकाबला शुरू हो चुका है जिसका तमाम यानी कि पूरी दुनिया के फुटबॉल शायकीन को पिछले 4 वर्षों से इंतजार था। ब्राजील, जिसके नाम सबसे ज्यादा आलमी कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड है, दूसरी मर्तबा इस बावकार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ब्राजील अपने मैदान पर यह खिताब जीत पाता है, क्योंकि 1950 में जब उसने पहली मर्तबा मेजबानी की थी तो मायूसी हाथ लगी थी और फाइनल में उसे उरुग्वे के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस आलमी कप में ब्राजील के अलावा दफाई चैंपियन स्पेन, जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें भी खिताब के दावेदारों में शामिल हैं। ब्राजील के लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि खेलों पर ज्यादा पैसा खर्च करने पर वहां के आवाम में थोड़ी नाराजगी है और मुसलसल इसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, यानी कहीं खुशी है तो कहीं गम भी। तो कैसा रहेगा 2014 का आलमी कप फुटबॉल मुकाबला और कौन कौन सी हैं मजबूत टीमें जो कि खिताब के दावेदार। आलमी समय के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल के साबिक ओलंपियन सैयद शाहिद हकीम साहब और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। इसके अलावा हम एक और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ज्ञानिम नाज से बात करेंगे फोन लाइन पर। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम आलमी कप फुटबॉल स्पेशल। पूरी दुनिया फुटबॉल के जुनून में पागल हो चुकी है। पूरी दुनिया पर फुटबॉल का बुखार चढ़ चुका है। दुनिया की नजर अब सिर्फ और सिर्फ ब्राजील पर लगी है, जहां 20वें फीफा वर्ल्ड कप का बिगुल बज चुका है। दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल आलमी कप शुरू हो चुका है। अगले 1 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया के सबसे बड़े खिताब के लिए सॉकर के महारथियों में जंग छिड़ चुकी है। गुज़श्ता 3 साल में हुए कुल 820 क्वालिफाइंग मुकाबलों में खेलने वाली 260 टीमों में से टॉप 32 को वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेलने का एजाज हासिल हुआ है, जिन्हें 8 ग्रुप में तकसीम किया गया, जैसा आप जानते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि खिताब जीतने वाली टीम को $35 मिलियन यानी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी रकम दी जाएगी। फीफा आलमी कप 2014 के इनेकाद में ब्राजील की हुकूमत को कुल $1400 करोड़ यानी 83,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ब्राजील के 12 शहर में कुल 64 मुकाबलों का इनेकाद होना है और आलमी कप की ऑफिशियल फुटबॉल का नाम बाजूका इस बार रखा गया है। इस बार आलमी कप में पहली बार गोल लाइन तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। इस पर भी हम बातचीत करेंगे ताकि किसी टीम के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। यानी इस मरतबा वर्ल्ड कप में बहुत कुछ ऐसा होगा जो सॉकर के दीवानों ने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। और मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसा कि हम आपका तारुफ करा चुके हैं, हिंदुस्तान के लिए फुटबॉल खेल चुके ओलंपिक में सैयद शाहिद हकीम साहब, इसके अलावा काफी दिनों तक इंटरनेशनल मैचों के रेफरी भी रहे हैं आप। और हमारे दूसरे मेहमान इस वक्त फजल इमाम मलिक साहब हैं, जो कि सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। शाहिद हकीम साहब, आपसे बेहतर फुटबॉल के बारे में कौन बता सकता है? जाहिर सी बात है अभी तो टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है, बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं, लेकिन क्या बात है कि शुरू से ही ब्राजील को हॉट फेवरेट माना जाता है? क्या इसलिए कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, वरना उनका जो परफॉर्मेंस फ्रेंडली मैचेस में हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है कि जिसपे हम कह सकें कि वो जीतेंगे। और फिर भी होम ग्राउंड का सपोर्ट है और ब्राजील एक स्लो स्टार्टर है, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हैं और मैं समझता हूं कि क्वार्टर फाइनल आते आते डेफिनेटली वहां पे जो उनका सपोर्ट और उनका परफॉर्मेंस भी, उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस वजह से उसको हॉट फेवरेट समझा जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये कहना कि ब्राजील ही जीतेगा। और पिछला साबिका रिकॉर्ड भी यही रहा है कि जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो फाइनल में हार गए थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मगर चांसेस इतने ब्राइट तो नहीं है जितने होना चाहिए। मगर ये सही है कि अक्सर लोग ब्राजील को ही, यहाँ तक मैं समझता हूँ पेले और मैराडोना तक भी उन्होंने कहा कि ब्राजील के जीतने के चांस ज्यादा है। और एक बात जो कही है पेले ने कि डिफेंस जो है बहुत मजबूत शुरू से ही रहा है, और पेले मानते हैं कि ये शोभा इस मर्तबा भी कुछ दिखा सकता है, कोई करिश्मा। जी हाँ, हमेशा डिफेंस उनकी अच्छी रही है, लेकिन साथ ही साथ उनके पास पहले के जमाने से पहले दीदी, गरिंचा ऐसे स्ट्राइकर भी थे, बाद में रोनाल्डो आए और रोमियो आए, तो इस तरह के वो भी आते रहे। अभी भी उनके पास नेमार है
और दूसरे साथ ही उनको सपोर्टर भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एक बैलेंस टीम है। उम्मीद की जा सकती है कि टीम एक ऐसा खिताब हासिल करके रिकॉर्ड बना देगी जिसको तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन फजल इमाम अली साहब, अभी नेमार का नाम लिया शाहिद हकीम साहब ने, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं फुटबॉल के और ज्यादा, जिनसे लोगों से बातचीत हो रही है और जो अखबारात में जो कॉलम्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक रोनाल्डो और मेसी के मुकाबले में नेमार को बहुत ज्यादा मतलब तरजीह नहीं दी जा रही है। इसकी क्या बात है? ये सही है कि नेमार को मेसी या रोनाल्डो के मुकाबले तरजीह नहीं दी जा रही, लेकिन नेमार का जो मेयार है, जो उनकी मकबूलियत है, उसे आप कम करके नहीं देख सकते। अगर आप पिछले कुछ वर्ल्ड कप की बात करें तो देखिए कोई ऐसे हीरो भी सामने आया जिनको कोई नहीं जानता था। तो इसलिए वर्ल्ड कप में कई बार इस तरह की करिश्माई खेल दिखा जाता है और एक टीम एफर्ट का गेम होता है। इंडिविजुअल प्लेयर कभी कभी देखिएगा कि उनकी सारे मरकज सारा उन पर लोगों का रहता है। मैं इसी बात पर आने वाला था कि शाहिद हकीम साहब ने पिछले प्रोग्राम में, जो कि वर्ल्ड कप स्पेशल हुआ था, उसमें कहा था कि क्यों 3 खिलाड़ियों का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, ये तो टीम इवेंट है, पूरी तरह से पूरी टीम खेलती है। शाहिद हकीम साहब, 3 खिलाड़ियों को मीडिया बहुत ज्यादा आगे रख रहा है, आप बेहतर जानते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ये तीनों खिलाड़ी कुछ न कर पाए, और जैसा कि फजल साहब ने इशारा किया कि कुछ नए चेहरे हैं और वो आगे निकल जाके कुछ अपनी टीम के लिए कर पाए? बहुत मुमकिन है। आपने गुज़िश्ता यूरो कप और वर्ल्ड कप में स्पेन को देखा है, वो बहैसियत टीम खेलती। बाद वक्त तो ऐसा हुआ कि स्पेन के कोई ने बगैर स्ट्राइकर के गेम उतार दिया, सारे मिडफील्ड खेल गए, और वो उनके पास इतना कंबाइंड गेम इतना अच्छा था कि आप कह नहीं सकते। और साथ ही साथ मैं आपको एक तवज्जो हमारे शायकीन की आप सबके ले जाऊंगा कि 1952 में हंगरी ओलंपिक चैंपियन थी। 1954 वर्ल्ड कप में फाइनल में आ गई, जर्मनी से फाइनल था। बुडापेस्ट में उनके स्टैचूज तैयार हो गए थे और ये था कि अब टीम जीत के आएगी, हम उनके सबके स्टैचू। जर्मन जो मैनेजर था वो रात भर सोया नहीं। उन्हें कहा कि पुस्कस तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है दुनिया का, लेकिन उसने कहा कि पुस्कस को कॉक्सिस बॉल देता है तो लिहाजा कॉक्सिस को पकड़ लो जी, और जर्मनी जीत गई। तो ये नहीं कर सकते, आपके एक तन्हा खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता जब तक टीम वर्क ना हो। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि आप बात कर रहे थे, देखिए मिडफील्ड में मुझे लगता नहीं कि पिछले ब्राजील के पास रोनाल्डिनो जैसा कोई बहुत बड़ा नाम हो जिसके पास इतनी अच्छी वो स्किल उसमें इतना अच्छा था। ठीक है कि ब्राजील के घर में हो रहा है, ब्राजील के घरेलू शायकीन है, वहां उनको होम एडवांटेज मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मिडफील्ड इस बार बहुत ज्यादा काम करेगा। मिडफील्ड में आप देखिए बहुत अच्छे नाम, कोई बहुत बड़ा नाम सामने आएगा, आप इंतजार कीजिए। अभी हम अपने दोनों मेहमानों से लगातार इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन अब नजर डालते हैं कि किस तरह से दीवानगी इस वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेकर के, खास करके अगर ब्राजील की बात करें, जैसे जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड कप करीब आता गया, लोगों में दीवानगी बढ़ती गई और अब तो पूरी तरह से फुटबॉल की आलमी जंग शुरू हो चुकी है और ये दीवानगी और बढ़ गई। इसमें से साओ पाउलो में एक शेफ का काम करने वाले रोजेरियो ओलांदा भी ऐसे ही शख्स हैं जो कि बेहद दीवानगी उन्होंने अपनी दिखाई है। जनाब जायके के साथ साथ फने मुसव्वरी में भी माहिर हैं। इन्होंने तरबूज पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीर बनाकर फुटबॉल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। ओलांदा को एक तस्वीर बनाने में 15 से 20 मिनट का ही वक्त लगता है। ओलांदा अपने ग्राहकों की तस्वीर भी अक्सर बनाते हैं, इससे उनके ग्राहक भी काफी खुश होते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने स्क्रीन पर आप देखती है कि तरबूज पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की वो तस्वीर बना रहे हैं। शाहिद हकीम साहब, इस तरह की दीवानगी तो बहुत देखने को मिलती है। हिंदुस्तान जो कि फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता है, वहां भी वर्ल्ड कप को लेकर के काफी दीवानगी देखी जा रही है। जगह जगह प्रोजेक्टर लगाए गए, होटल रेस्टोरेंट में मैच देखने का खास इंतजाम किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगला 1 महीना जो है पूरी तरह से फुटबॉल के नाम रहने वाला है? बिल्कुल सही है, बल्कि फुटबॉल एक ऐसा नशा है जो कभी उतरता नहीं जी। ये खत्म होगा तो यूरो कप शुरू होगा, यूरो कप हो जाएगा तो कोई ना कोई, और साल भर आप देखिए जितना फुटबॉल देखा जाता है, मैं नहीं समझता कि कोई और खेल इतना देखा जाता है। आप ही ने अभी फरमाया कि 260 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया, 260 किस और सिवा ओलंपिक छोड़ के किसी और खेल में आप देखें। और ये दीवानगी तो बहुत रही है, खासतौर पर ब्राजील, साउथ अमेरिका, यूरोप, इवन अफ्रीका का नेशनल गेम यही है। हमारे एशिया में भी अक्सर और बेशतर कंट्रीज का नेशनल गेम यही है। और हमारे पास हालांकि आपने कहा कि वापसी के बाद से हिंदुस्तानी फुटबॉल का कोई नामो निशान नहीं है। इसके बावजूद आप किसी जगह चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि फुटबॉल का नशा बहुत सर चढ़ के बोलता है। इसमें शिवाब साहब जोड़ूंगा, कोलकाता अगर अभी आप जाइए तो गली मोहल्ले में अपने अपने स्टार खिलाड़ियों की तस्वीर, उनकी पेंटिंग्स, उनके झंडे आप बेतरह पाएंगे जी। केरल चले जाइए, वहां भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हर पूरी तरह से फुटबॉल यानी कि आलमी कप फुटबॉल का खुमार हिंदुस्तान में भी छाया हुआ है। शाहिद हकीम साहब, एक बात तो हम फिर उधर ही लौटते हैं, मेजबान की बात करते हैं। अगर हम पूरी तारीख पर नजर डालते हैं वर्ल्ड कप के, तो सिर्फ 6 मौका ऐसा आया है जब मेजबान की टीम
मेजबान टीम ने खिताब हासिल किया है। ब्राजील के बारे में भी हम सब जानते हैं कि 1950 में जब पहला मौका मिला था तो जो एजाज हासिल नहीं कर सकी था। और दूसरी चीज जो इस वर्ल्ड कप में है कि टीम जो होती है, डिफेंडिंग चैंपियन जो होती है, वो अपने खिताब का दफा बड़ी मुश्किल से कर पाती है। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 1998 में फ्रांस के बाद कोई भी टीम अपने खिताब का दफा नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर ये देखा यह जाता है कि मेजबान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है वर्ल्ड कप, और फिर उसके लिए अगर देखा जाए कि डिफेंडिंग चैंपियन के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इस मर्तबा स्पेन है डिफेंडिंग चैंपियन, मेजबान है ब्राजील। इन दोनों टीमों का अगर मुआवजा किया जाए तो किस तरह से देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल प्रेशर इन दोनों टीमों पर होगा। आपने एक बात जो छिड़ी, बहुत उम्दा बात है, ये साबित करती है कि फुटबॉल में अभी भी करप्शन नहीं आया है, कम से कम खिलाड़ियों के लेवल पे तो नहीं आया है। रेफरी भी इसके माने ही होता है कि मेजबान नहीं जीतती है, डिफेंडिंग चैंपियन नहीं जीतती है, तो कोई इस बार भी मैं समझता हूं स्पेन को अपना खिताब का दोबारा जीतने के लिए बहुत मुश्किल होगी। काफी है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, ऐसे बॉल प्लेयर दुनिया में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। शाहिद हकीम साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हिंदुस्तान टाइम्स के साबिक स्पोर्ट्स एडिटर और फुटबॉल के कमेंटेटर ज्ञानेंद्र नाथ जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, जाहिर सी बात है पूरी तरह से फुटबॉल का खुमार आप पर भी होगा, फुटबॉल के कमेंटेटर हैं। किस तरह से इस आलमी कप मुकाबले को आप देख रहे हैं? ब्राजील को इस वक्त हॉट फेवरेट माना जा रहा है, अर्जेंटीना को भी कहा जा रहा है कि वो भी कुछ कर सकती है, और स्पेन तो डिफेंडिंग चैंपियन ही है। 3 खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं। किस तरह से आप, अभी तो बहुत सारा मैच बाकी है, पूरा टूर्नामेंट बाकी है, आप किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं? देखिए, एक और जहां हम ब्राजील की बात करते हैं तो नेमार की बात कर रहे हैं, तो उधर मेसी की बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के साथ। जाहिर से बात है कि 2-3 खिलाड़ी जो हैं वो की प्लेयर्स होते हैं जी। और ब्राजील में नेमार, थियागो सिल्वा और जूलियस सीजर, जैसा कि नाम अभी आपने जिक्र किया था कि 2 ही 3 नामों के इर्द गिर्द टीम चलती है, लेकिन उन्हीं पे टीम जो है वो सारी की सारी डिपेंड नहीं होती है। पूरे टीम वर्क है, फुटबॉल हमेशा टीम वर्क है। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो चीजें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही टीमें, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये मेरे हिसाब से हॉट फेवरेट है जी, क्योंकि ये दोनों ही लगभग जो है एक तकनीक पे खेलती हैं। ब्राजील जो है वो एकदम नेचुरल उनके टैलेंट्स हैं, हम लोग सभी को मालूम है कि वो हमेशा जो है सो एक नेचुरल खेल खेलते हैं। नेमार को जो है अभी कहा गया कि मेसी या जो है पुर्तगाल के जो कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके मुकाबले कम आंका जा रहा है। और वैसे भी आप बेहतर जानते हैं कि फुटबॉल में जो लोकल क्राउड होता है, होम क्राउड, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी टीम को जिताने में। जी, लेकिन वो एक दबाव भी होता है, ये भी आपको बता दूं कि लोकल टीम को जिताने में जहां होम क्राउड का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है, वहीं बहुत बड़ा दबाव भी होता है। आपको जो है अपना बेस्ट देना है, लेकिन जो है देखते हैं जो अभी भी उनका फॉर्मेशन है 4-3-3 पे अक्सर खेलते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल है, और उसमें डिफेंस भी मजबूत रहता है, मिडफील्ड भी रहती है, और उनका जो है स्ट्राइकर्स की जो एक अग्रिम पंक्ति होती है, अद्भुत तालमेल के साथ खेलते हैं। इसमें आज की तारीख में अगर हम देखें तो स्पेन और अर्जेंटीना से मुझे आगे नजर आता है मेजबान ब्राजील। तो ब्राजील, ज्ञानेंद्र नाथ जी फुटबॉल कमेंटेटर, उनको भी आगे नजर आ रहा है। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया है। ज्ञानेंद्र जी, हम आपसे फिर बात करेंगे, और स्टूडियो में मौजूद हमारे दोनों मेहमान साबिक ओलंपियन फुटबॉल के सैयद शाहिद हकीम और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। फौरन लौटते हैं और फिर बात करेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल से रिलेटेड। हर साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708। इनकी वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पेशल 2014, और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद हकीम साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फुटबॉल के कमेंटेटर ज्ञानेंद्र नाथ जी। फुटबॉल के आलमी कप
मुकाबला यानी कि फुटबॉल की आलमी जंग एक तरह से कहा जाए कि शुरू हो गई है। अभी खिलाड़ियों का जिक्र हम पहले सेगमेंट में कर रहे थे और पूरी दुनिया के शायकीन की नजर रोनाल्डो और नेमार के साथ साथ किसी और दूसरे खिलाड़ी पर भी है जिसका नाम हमने लिया तो मेसी पर भी रहेगी। 26 साल लियोनेल आंद्रेस मेसी अर्जेंटीना की टीम के खिलाड़ी हैं जो FC बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं और मेसी जब मैदान पर आते हैं तो अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। मेसी को फुटबॉल का एक ऐसा जादूगर माना जाता है जो गेंद को कदमों पर जब चाहे जैसे चाहे घुमा सकते हैं। मेसी उन खिलाड़ियों में से हैं जो अर्जेंटीना की जीत और हार का बड़ा फर्क साबित कर सकते हैं और मेसी की हुसूलियाबियां उन्हें कद्दावर खिलाड़ी भी बनाती हैं। हम आपको और भी बता दें कि मेसी की मेहनत का ही नतीजा है कि 21 साल की उम्र में ही उन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन मिल गया था और 2010-11 में उन्हें यूएफए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 24 साल की उम्र में ही मेसी अपने क्लब बार्सिलोना के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर बन गए और 25 साल की उम्र में ला लीगा ने 200 गोल करने वाले सबसे नौजवान खिलाड़ी भी वो बन गए और मेसी को माहिर फुटबॉल और कई कमेंटेटर अभी तक का बेहतरीन फुटबॉलर करार दे रहे हैं। शाहिद हकीम साहब का क्या कहना है मेसी के बारे में, ये जानना चाहते हैं। आपने जो फरमाया बिल्कुल सही है, टैलेंटेड प्लेयर है। ये जो कहते हैं ना कि बॉर्न प्लेयर होते हैं, गॉड गिफ्टेड प्लेयर होते हैं, ये उनमें से ये बहुत, जैसे पुस्कास थे, पेले थे, मैराडोना थे, आप स्टैनली मैथ्यूज थे, ऐसे कई खिलाड़ियों के नाम हैं। ये लोग थे जो पैदाइशी प्लेयर हैं और मेसी उनमें से हैं। ऐसे मेहनत इतना ऊपर नहीं ले आती, टैलेंट बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ मेहनत भी है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया के इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस सीजन में शायद रोनाल्डो का परफॉर्मेंस और गोल उन्होंने ज्यादा बनाए हैं बनिस्बत मेसी के। मेसी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। फजल साहब। हाँ नहीं, मेसी के बारे में जो बात कही आपने वो बहुत सही है। उनके स्किल देखिए, उनका बॉल पकड़ने का तरीका देखिए और फिर ड्रिबलिंग वगैरह और स्कोरिंग का बहुत, और सबसे बड़ी चीज है कि वो बहुत कूल प्लेयर हैं, बहुत कभी टेम्परामेंट लूज करते हुए उनको नहीं देखा मैदान पे। तो ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए कि वो मैदान पे अपने को कितना कूल रखता है। इससे क्या होता है कि वो गोल करने या स्ट्राइक करने में अपने को बहुत ठीक ठाक तरीके से ये करता है। तो देखिए आपने जो भी क्लिपिंग्स में दिखाई इसमें देखिए कि कई डिफेंडरों को छकाए जिस तरह से वो गोल करते हैं, तो वो एक उनकी बहुत बड़ी खूबी है। रोनाल्डो बहुत बड़े प्लेयर होंगे लेकिन कई चीजें ऐसी है कि इस वर्ल्ड कप में जब बात करेंगे शबाब साहब, तो कई बार ऐसे है कि बड़े नाम जो आप देखिए कि इटली के खिलाड़ी ने पेनाल्टी किक मिस कर दिया था अगर हम पिछले, तो इस तरह की कई चीजें हो जाती है। क्योंकि एक दबाव जो होता है ना, वो मेसी को भी, मेसी हो, रोनाल्डो हो, नेमार या जिन सब की बात कर रहे हैं, कभी कभी विलन भी बना देता है दबाव में। तो ये वर्ल्ड कप नए हीरो भी लाता है और हीरो को विलन भी बना देता है। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी तो 1 महीने का लंबा सफर है, इसमें कई नए स्टार आएंगे और जो स्टार है वो विलन बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नए स्टार आएंगे और स्टार विलेन बन सकते हैं। ज्ञानेनाथ जी, पूरी तरह से फुटबॉल का खुमार पूरी दुनिया के लोगों पर चढ़ चुका है, लेकिन ब्राजील में कहीं खुशी कहीं गम देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हैं कि इतना पैसा स्पोर्ट्स पर क्यों खर्च हो रहा है। आपको क्या लगता है, 2016 के ओलंपिक की मेजबानी भी ब्राजील को मिली है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार चल रहा है, ये जो नाराजगी है उसकी क्या वजह है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा ये नाराजगी उनकी खत्म हो जाएगी, या उसकी एक खास वजह आप भी समझ रहे हैं, जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, सीधी सी बात है कि जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसके बनिस्बत इस बार जो है 37% ज्यादा पैसा जो है इनामी राशि है। जी, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा फंड है जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार ये वेस्ट कर रही है। और ब्राजील जैसे देश में जहाँ की फुटबॉल जो है उनका धर्म माना जाता है, जब वहां के लोगों को ऐसा लग रहा है, एक तबके को लग रहा है, पूरा देश नहीं, अभी आपने खुद ही कहा कहीं खुशी कहीं गम, तो ये थोड़ा चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है गुस्सा उनका वो खुशी में तब्दील होता जाएगा। शाहिद हकीम साहब से जानते हैं, बहुत सारे फुटबॉल स्टेडियमों और ममालिक को उन्होंने देखा है, ये जो नाराजगी है शाहिद हकीम साहब, ये कितनी सही है? और आपको क्या लगता है कि नाराजगी अब जैसे जैसे फुटबॉल आगे बढ़ेगा वर्ल्ड कप वैसे वैसे खत्म भी हो जाएगी, वो लोग भी उसी खुमार में चले जाएंगे? मैं ज्ञानेंद्र साहब से की बात से मुत्तफिक हूं कि जैसे जैसे
मैचेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाराजगी दूर होती जाएगी। हर ब्राजीलियन ये चाहेगा कि ब्राजील जीते और उसकी तो यही तमन्ना रहेगी, ये नाराजगी खत्म हो जाएगी। और ठीक है, हालात के हिसाब से हर मुल्क में होता है, गुर्बत है, परेशानियां हैं, तो लामोहल्ला प्रोटेस्ट भी जरूर होंगे। यहां तक कि बड़े खिलाड़ी सोक्रेटिस कहते कि नहीं होना चाहिए, पहले कहते कि होना चाहिए, तो ये तो चलता है। लेकिन ज्ञानेंद्र साहब ने सही कहा कि जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा वैसे नाराजगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, हुकूमतों को भी दो तरह के तबके में बांटना नहीं चाहिए कि एक तबका जो है जो गरीब तबका, वहां कोई किसी तरह का डेवलपमेंट का काम ना हो, उन्हें बुनियादी सहूलतें मुहैया ना हो। आप दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान जिस तरह का दो तरह का ये देखा गया मतदाद चीजें कि एक इलाके को बहुत चमका दिया गया और दूसरा इलाका आज भी उसी अंधेरे में डूबा हुआ। तो सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए। ठीक है कि मेरी कॉमनवेल्थ गेम में हिंदुस्तान के परफॉर्मेंस के बाद लोगों की नाराजगी दूर हुई, लेकिन अंधेरे को दूर करना पूरे इलाके की ये जिम्मेदारी भी सरकारों पे, और शायद यही काम ब्राजील में हो रहा है कि उन्होंने एक तबके को उस अंधेरे में रखा है और दूसरे को रोशन रखा है। तो ये सरकार को सोचना होगा कि हमें सारे लोगों को एक जैसी सहूलतें मुहैया करानी चाहिए। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप भी बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि चाहे छोटा शहर हो हिंदुस्तान का या बड़ा शहर हो, पूरी तरह से सभी लोग आलमी कप फुटबॉल के रंग में रंग चुके हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, या अभी कलकत्ता की बात, क्लबों के बारे में कई जगह जगह पर वहां पर इंतजाम किया गया फुटबॉल मैच देखने का। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि ये जो ब्राजील में वर्ल्ड कप हो रहा है इसकी जो गेंदें हैं वो पाकिस्तान से तैयार होकर गई हैं। तो हम काफी नीचे हैं रैंकिंग में, चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमारी वाबस्तगी है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह से, स्किल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे चूंकि स्किल इस्तेमाल खिलाड़ियों के साथ होता है, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसे हम किस तरह से इस कन्वर्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप या फिर पाकिस्तान की बात करें तो उसके करीब हो? देखिए, सीधी सी बात, मैं ये जो है बहुत ही बगैर हम किसी वर्ड को इधर उधर किए बता दें कि हम फुटबॉल को उतनी तवज्जो हिंदुस्तान में नहीं देते हैं जितनी दिया करते थे, और कमोबेश यही हालत पाकिस्तान में भी है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जुड़ी हुई है फुटबॉल से, जैसा कि हकीम साहब ने बताया, इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बेहतरीन खेल। और हकीम साहब तो सख्त नाराज हैं कि नया लीग जो शुरू होने वाला है वो हिंदुस्तान से क्लब फुटबॉल को खत्म कर देगा, सारी जो बड़े बड़े क्लब हैं खत्म हो जाएंगे। जी, उनकी नाराजगी बिल्कुल 100% सही है, और जो भी फुटबॉल जिसके नस नस में बसता है वो ऐसी ही नाराजगी जाहिर करेगा, करनी भी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि फुटबॉल के स्तर को उठाने के लिए एकदम जमीनी स्तर से एक बार फिर आगे जाना होगा, पुराने खिलाड़ियों का सहारा लेना होगा, क्योंकि हमें जो है ट्रेडिशनल और नेचुरल जो है हमारे टैलेंट्स जो हैं उनको उभारना होगा, तभी कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग सुधरेगी और शायद आगे हम भी कहें कि हमें भी ओलंपिक से बुलावा आया, या वर्ल्ड कप के जो है जैसे जापान है, आज कोरिया है, चीन है, इससे हम भी कभी हो सकता है कि वो काम कर सकते हैं। एक चीज पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी मैं हकीम साहब के शहर हैदराबाद में था जिसने हिंदुस्तानी फुटबॉल को बहुत कई अजीम खिलाड़ी दिए। जुल्फकार साहब 1956 ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया था, उनका दर्द भी कुछ इसी तरह का। वो बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, कितनी मशक्कत के बाद, और सेमीफाइनल में हम हार गए थे। और सेमीफाइनल में हारने की वजह उन्होंने ये बताई थी कि 90 मिनट का वो खेल था स्टेमिना के लिए, और हिंदुस्तान का फुटबॉल किस तरह। तो वो उनके मोहम्मद हबीब से मुलाकात हुई, अमरलाज से मुलाकात हुई कई, और फुटबॉल पे काफी डिस्कशन हम लोगों ने किया वहां, और उन सब का दर्द भी कुछ इसी तरह के हिंदुस्तान के फुटबॉल को अगर ये करना है तो एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। हैदराबाद जैसे शहर में, हकीम साहब भी बेहतर बताएंगे, फुटबॉल का एक मैदान नहीं है। अभी कल परसों ही की बात है, हकीम साहब भी कह रहे थे कि दिल्ली में फुटबॉल का एक मैदान नहीं। तो जाहिर है कि जब फुटबॉल का मैदान नहीं होगा तो हम फुटबॉल कहां खेलेंगे। चलिए, हम को इस बात की उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान भी फुटबॉल के मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए। हमने शुरू में एक बात कही थी शाहिद हकीम साहब, और सब लोग जानते भी हैं कि एक गोल नई तकनीक का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, कुछ नई नई चीजें और भी देखने को मिलेंगी। आप जहां तक अपडेट है उस हिसाब से क्या कुछ नया इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलने जा रहा है? देखिए, नई टेक्निक का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन क्रिकेट में, फुटबॉल, हॉकी में जमीन आसमान का फर्क है। आप कैसे गेम रोक पाएंगे?
अगर ऐसे कोई देखिए एक इंसिडेंट हो गया, आप उसके ऊपर 1000 चीजें कर दिए, रेफरी के कान में आपने लगा दिया, उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, आपने जो एक लाइनमैन को बिठा दिया और एक गोल उसके बाद आपने मशीन लगा दी, ये कहां जाके खत्म होगा। फुटबॉल एक बहुत प्यारा खेल है, ऐसा एकाध रेफरी से गलती हमेशा होती रही है, इसके माने नहीं कि कल कोई गलती हो जाए तो आप दूसरा क्या पेनल्टी एरिया चेंज कर देंगे आप। इस तरह के देखिए फीफा की हर चीज होना सही होना बिल्कुल सही नहीं है। जैसे रेफरी की उम्र उन्होंने कम कर दी, 50 साल था, आपने उम्र कम कर दी 40 साल या 45 साल, आप फिटनेस तो ला लिए, एक्सपीरियंस कहां से लाए? तो ये कई चीजें हैं, मैच्योरिटी कहां से लाए रेफरी की। पहले इतनी गलतियां नहीं होती थी जितने आज का रेफरी करता है, क्योंकि उसको इतना डिस्टर्बेंस है, कान में उसका लगा हुआ है। अब तो आपने और एक चीज नहीं शुरू कर दी कि लाइन जज करेंगे। कॉर्नर से हम लाइन करते थे जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो नई तब्दीलियों से ज्ञानेंद्र जी बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। शाहिद हकीम साहब हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक खेल चुके हैं, उनका कहना है कि मैनुअली जितना मुतमईन रहता है, चाहे क्रिकेट की बात करें, अंपायर की, या फिर अब फुटबॉल में जो ये नई नई चीजें लागू हो रही हैं, तो वो ज्यादा बेहतर था। नई तकनीक के तहत ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना प्रेशर रेफरी पर रहेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं हकीम साहब की बात से काफी जो है मुतासिर हूं, और मैं ये बात और ये मैं बता दूं कि जो ये एक नेचुरल खेल है और सभी कुछ अगर नेचुरल रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे रेफरी की उम्र कम करना या ये लाइन कॉल करना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज्ञानेंद्र जी आपका, आप हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े, और लगातार जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। आलमी समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी हम मुख्तसर में अपने दोनों मेहमानों से ये जानना चाहेंगे कि ये वर्ल्ड कप जो अब शुरू हो चुका है और लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये अपने उरूज पर आता जाएगा, उसमें फिर क्या एक मरतबा फिर वही सवाल के क्या इम्कानात है? पहले फजल साहब कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता कि तकनीक का इस्तेमाल गलत भी नहीं है शबाब साहब। आप हॉकी में देखिए सिर्फ रेफरल लिया जाता है पेनाल्टी कॉर्नर के लेके कि पेनाल्टी कॉर्नर हुआ है या नहीं, या गोल डिस्प्यूट होता है। जनरली वहां रेफरल और इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर गोल को लेके कई बार होता है कि गोल लाइन में गिरी, वहां अगर सिर्फ रेफरल लिया जाता है तो शायद मुझे लगता है कि हकीम साहब भी इस बात से मुतफिक, पूरे खेल में नहीं लिया जाना चाहिए। टेनिस में भी अब हो गया कि अगर बॉल लाइन पे गिरी यानी पूरे खेल में नहीं लिया जाता। तो इस तरह की चलिए, फीफा का फैसला है, तकनीक का कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। एक प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम दोनों मेहमानों से जानना चाहेंगे, फजल साहब हमने आपसे सवाल किया था कि 1, 2, 3 में आप किसे रख रहे हैं? नहीं, देखिए अर्जेंटीना है, ब्राजील है, जर्मनी है, ये दो तीन टीमें हैं जो मुझे लगता है कि, और नीदरलैंड, ये 3-4 टीमें हैं जो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में खिताब की दावेदार हैं। इन बाकी तो फिर किस तरह से खेल होता है ये देखना बाकी है। शाहिद हकीम साहब, मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं इसमें स्पेन को शामिल कर देना चाहता हूं। कह नहीं सकते हम, जाहिर है स्पेन डिफेंडिंग चैंपियन है। जब तक ये क्वार्टर फाइनल के करीब नहीं पहुंचेगी, कम से कम 2-2, 3-3 मैचेस नहीं होंगे, उस वक्त बहुत मुश्किल होगा बोलना। लेकिन ये 5-6 टीमें हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि फाइनल में आएंगे। तो इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनके इशारों पर गेंद को नाचना है, और जाहिर सी बात है गेंद कहां पे रहेगी इस पर करोड़ों अरबों लोगों की नजर रहेगी। 90 मिनट का ये खेल पल भर में बहुत कुछ बदल देता है, और कहा जाए कि पूरी जो फुटबॉल की सफबंदी है वो बदल देता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा हम लगातार अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको बताते रहेंगे कि किस तरफ जा रहा है आलमी कप फुटबॉल। तो फिलहाल आलमी कप फुटबॉल 2014 स्पेशल में इतना ही। हम अपने दोनों मेहमानों शाहिद हकीम और फजल इमाम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, और नाज़रीन आपसे इजाजत भी लेना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप अपने इस प्रोग्राम को और हमारे इस प्रोग्राम को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करेंगे हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।